मुझे बताएं, ये कमेंट आप अपनी बहन या किसी के लिए बर्दाश्त करेंगे कि जी एंड में रजी दादा और कमल शोजब की लड़ाई का नतीजा ये निकलेगा कि इनमें सच्ची मोहब्बत हो जाएगी, फिर शादी और 8 बच्चे, ये आप बर्दाश्त करेंगे? जी यहाँ पे कोई दरख्त नहीं कटा, मैं चाहूंगी कि आप जाके दिखाएं, ये इतने बड़े बड़े दरख्त हैं। अगर ये इन्होंने मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया कि जी 30 दरख्त काट गए, एक दरख्त की मैंने चैलेंज करी हूँ कि कटते हुए की वीडियो बना दिखाएं। मेरे घर में सारे घुसने की कोशिश करते रहे क्योंकि इन्होंने मेरे खिलाफ पूरी एक कैंपेन चलाई। जिस दिन हेयरिंग लगी हुई थी उससे एक दिन पहले सेशन कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट को बिल्कुल साइड पे रखते हुए मेरे पे FIR काट दी। मैंने कोई PTI के फोरम से तो ये घर नहीं खरीदा, ना ये PTI का ऑफिस था जहाँ लड़ाई हो रही थी। तो फिर आज तक मेरे खिलाफ रिमार्क्स देते हैं, फिर मेरे पे वीलॉग किए जाते हैं, किसी में मेरे खामिंद को फ्रॉड कहा जाता है। ये बताया जाता है कि जी मेरे खामिंद ने मुझे बनी गाला में पेश किया, मेरी सर्विसेज पेश की गई जिसकी वजह से मैं MNA बनी हूँ। कानून ने इतनी ज़बरदस्त मैग्नीफाइड एनके लगा लिए कि उनको MNA भी नज़र आ जाते हैं, ट्रेजरी बेंचेस भी नज़र आ जाते हैं, उनको पार्टियों की एसोसिएशन भी पता लग जाती है। तो फिर हम किधर जाके इंसाफ ढूंढें? फिर क्या हम अपनी मर्जी की अदालतें बनाएं और वहाँ जाके इंसाफ मांगा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत.pk और मैं हूं जमाल अहमद आपके साथ। आज इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में एक समाअत हुई। समाअत थी पीका ऑर्डिनेंस पर, मगर इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कमल शोजब साहिबा, उनकी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के दरमियान काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई है। हाई कोर्ट में हुआ क्या है, जो हम टेलीविजन पर देख रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई है, जो सब कुछ ट्विटर पर चल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, सब जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मोहतरमा कमल शोजब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज जज साहब से काफ़ी बहस हुई आपकी। हमने तो ये सुना कि वहाँ पर आप रो भी पड़ी हैं और आपने जो जो बातें वहाँ पर की हैं, बाद में हमारे ज़राए ने हमें ये भी बताया कि जो बातें सामने आई हैं वो 10% भी नहीं है। असल अदालत में हुआ क्या है और ये सारा मामला क्या है? देखिए जी, मैं जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, सारा मामला यहीं से शुरू हुआ था। ये एक सीट, मेरा घर ये साथ है सामने, अगर आप दिखा सकें, और इसका गेट जो बैक साइड वाला है वो यहाँ खुलता है। ये जो इसका ग्राउंड फ्लोर है वो इस तरफ है। तो जिस वक्त हमने ये घर ख़रीदा है, यहाँ पे ये सारा जंगल जैसे नहीं होता, वो वाइल्ड ग्रोथ थी सारी, और बीच में ये चंद दरख्त भी लगे हुए थे। तो मैंने CDA को रिक्वेस्ट की, मेरे हस्बैंड ने रिक्वेस्ट की, क्योंकि हमारा बच्चा एक छोटा है और यहाँ पे काफ़ी वाइल्ड बोर्स भी थे और यहाँ पे वो न्योले और सांप काले वाले और मतलब काफ़ी गंद था इस जगह पर जहाँ पर हम बैठे जी। और ये सारी जगह जो है ना, ये इस तरह नज़र नहीं आती थी। ये सामने आपको नाला बिल्कुल नज़र नहीं आता था। मैक्सिमम जो हम आ सकते थे तो ये बिल्कुल गेट के सामने तक है। तो जिस दिन मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मैंने आके जब नीचे वाले फ्लोर पे गई हूँ तो वहाँ अंदर न्योले फेरे थे और ये अंदर वाले गेट के अंदर से कुत्ते निकल रहे थे जो काफ़ी साइज़ के बड़े। तो मैंने और इन्होंने लिख के दिया, और हमारे जो सामने वाले उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर वो सामने जो नाले का पुल है इधर, और ये इसी जगह पे पीछे रात को कोई पॉडरी वगैरह आके बैठते हैं और कोई चीज़ भी हो, अगर गेट खुला रह जाए तो वो घर में से चीज़ें चोरी करके ले जाते हैं जी। तो फिर हमने उसके बाद एक एप्लीकेशन लिखी CDA को कि ये जगह बड़ी रिस्की है और हम लोग पॉलिटिकली भी एक्सपोज्ड हैं, तो आप बराए मेहरबानी इस जगह की कुछ सफाई करा दें, और ताकि हम यहाँ लाइट्स वगैरह लगा दें और ये सिक्योरिटी का थ्रेट ना बने और मतलब प्रेजेंटेबल हो जाए। जो सबसे बड़ी बात है, ये 32 नंबर गली का पिछले 7 सालों से जो गटर है वो इस खुले प्लाट में छोड़ा जा रहा था, तो वो बंद हुआ था। तो वो सारी चीज़ें हमने आके यहाँ साफ़ कराई हैं। मैं 10 तारीख को पहली दफ़ा इस घर में आई थी, कुरान पाक और सूरह रहमान का पानी लेके अपनी वालदा के साथ, और बारिश तेज़ थी। उसके बाद जब ये सारा मामला हुआ तो मुझे पता चला कि 8 सितंबर को पहली दफ़ा PM पोर्टल पे मेरे खिलाफ कंप्लेंट जा चुकी थी कि यहाँ दरख्त काटे गए हैं। तो यहाँ झाड़ियाँ थी वहाँ पर। हाँ जी, तो यानी कि ये पहले से ख़बर यहाँ पे आ चुकी हुई थी कि मैंने ये घर ख़रीदा है और मेरे हस्बैंड ने ये घर ख़रीदा है और हम यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। उसके बाद जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ तो 23 तारीख को जब यहाँ सारी सफाई, CDA ने मुझे कह दिया कि जी हमारे पास रिसोर्स नहीं है, और बाय लॉज जो है वो जो लोग आखिरी घर लेते हैं जो नाले के पास होते हैं इस्लामाबाद में, नॉर्मली वो एक्स्ट्रा लैंड को खुद ही मेंटेन करते हैं, तो आप इसको साफ़ सुथरा करा लें जैसे कराना है, और दरख्त काटने पे पाबंदी है। हालांकि ये सारे सफ़ेदे और यहाँ पे मलबेरी के दरख्त हैं जो असूलन जो है वो जो है ये पहले ही काट रहे होते हैं क्योंकि इससे एलर्जी होती है। और एक और मैं ज़रूर बताऊंगी कि यहाँ पर मेरे आने से 1 साल पहले तक टाल लगी हुई थी उधर सामने वाली जगह पे, और यहाँ पे जो बैठे हुए थे वो बाकायदा यहाँ दरख्त की शायद कटिंग वटिंग करते रहे हैं, लेकिन यहाँ से किसी ने कंप्लेंट उस वक्त नहीं कराई। और ये सामने जो है ये दरख्त इस तरह के गिरे थे। कुछ यहाँ से नीचे जो है ना, वो जिस वक्त सफाई कर रहे थे तो उन्होंने मुड्डे भी निकाली थी यहाँ से जो ज़मीन के नीचे दफन थी। बहरहाल यहाँ पर मैं एक दिन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग अटेंड करी थी, तो मुझे फ़ोन आया कि जी ये साथ वाले इलाके से, ये पीछे जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ से
कोई कुक और कोई लोग उतर के आए हैं और वो काम नहीं करने दे रहे और गाली गलोच कर रहे हैं। जब सफाई यहाँ पर हो रही थी? जी, जब वो मैंने अपने प्राइवेट लोग लगाए थे उनको मैं हर 1 घंटे का वो तकरीबन 1200 रुपया ले रहे थे एक तो ट्रैक्टर। जो आपने ये जो पूरी जगह अपने खर्चे पर साफ करवाई थी? जी, मैंने एक एक आना इसका खुद पे किया है। मेरे पास बिल्स पड़े हुए हैं, मेरे पास वो चेक्स पड़े हुए हैं जो मैं मुख्तलिफ नर्सरीज़ को भेजती रही हूँ। और ये पौधे वगैरह आपने देखे कि यहाँ पर काफ़ी हमने जो है वो प्लांट्स लगाए हैं, इसके फलदार पौधे लगाए हैं और अंदर दूसरे भी लगाए हैं, उस तरफ भी लगाए हैं काफ़ी सारे। सो बहरहाल वो मिट्टी डलवाई क्योंकि बहुत गहरी इसमें अप एंड डाउन थी। फिर ये घास वास लगाया और बाकी भी ब्यूटिफिकेशन की। वो नाले का जो गटर वाला मामला था वो साफ़ कराया। यहाँ इतनी बदबू थी कि यहाँ आप 6-6 साल तक जो पुराने घर हैं आप इनसे बेशक पूछ भी सकते हैं, इन्होंने कभी अपने खिड़कियाँ नहीं खोली थी। और मच्छर और वो सारा कुछ है। और वाइल्ड बोर्स आया करते थे क्योंकि वो जगह जो है बनी हुई नहीं थी बल्कि वो दीवारें टूटी हुई थी और इन साइडों से भी सारे आते थे। बहरहाल इन शॉर्ट ये कि ये पीछे जहाँ मैं बैठी हुई हूँ यहाँ से वो कोई सामने वाला, या अब आप देख लें ये सबकी बाढ़ लगी हुई है और ये सारों के प्लाट अपने अपने बने हुए हैं पहले के। और ये पिछली गली में इस सारे लॉन को क्रॉस करके, सड़क क्रॉस करके मोहतरमा का घर है। और मैं जब आई थी तो मुझे अपने सामने वालों का नहीं पता था, तो मुझे पीछे वालों का क्या पता होगा कि मोहतरमा है कौन? मैं उनको नहीं जानती जी। उनका नाम मुझे अब मालूम है क्योंकि जब मसला बना था तो मिसेस रहमान उनका नाम है और पिछली 33 गली में वो रहती है। सियासी मुखालिफत वगैरह? जी मैं नहीं जानती, लेकिन उनके जो कंप्लेंट्स जाती रही हैं वो उस टाइम के जो मेयर थे इस्लामाबाद के वो डायरेक्ट उसको डील कर रहे थे। अंसर अजीज साहब की बात? जी, और उसके बाद यहाँ से सीडीए की रिपोर्ट भी गई थी कि जी यहाँ पे कोई दरख्त नहीं कटा। मैं चाहूँगी कि आप जाके दिखाएं, ये इतने बड़े बड़े दरख्त हैं। अगर ये इन्होंने मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया कि जी 30 दरख्त कट गए। एक दरख्त की मैंने चैलेंज करी हूँ कि कटते हुए की वीडियो बना दिखाएं। दरख्त कट गया है और उसको उठा के ले जाया कैसे गया, यहाँ जिन्नात तो आए नहीं थे। इसके लिए आपको कोई चीज़ चाहिए होगी कि यहाँ दरख्त कटे हुए हों तो वो लकड़ी आपने कहीं उठा के डिस्पोज ऑफ करनी है। या रातों रात कैसे ये सारा मामला हो गया, किसी ने आज तक इनसे सवाल नहीं किया, किसी ने आके ये जगह नहीं देखी। मेरे घर में सारे घुसने की कोशिश करते रहे क्योंकि इन्होंने मेरे खिलाफ पूरी एक कैंपेन चलाई। ये 23 को हमारी यहाँ पर एक बहस हुई थी क्योंकि गाली गलौज कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि मेरी वीडियो बनाएं, जिस पर मैंने उनसे एहतजाज किया कि आप इस तरह नहीं कर सकती और आके आपको जो भी मसला आप जाएं जाके सीडीए में कंप्लेंट करें। आप डायरेक्ट आके किस तरह मुझे गाली गलौज कर रही हैं। और बाय चांस मैं उस दिन बाहर खड़ी हुई थी क्योंकि हमारी फैमिली में 2 डेथ्स हुई थी और मैं यहाँ खड़ी हुई, वो माली काम कर रहे थे और मैं टिकट बुक करा रही थी अपनी वालदा को। मैंने कराची भेजना था, वो फौतगी पे उन्होंने पहुँचना था। सो वो सारा मामला हुआ। बहरहाल इन शॉर्ट ये कि सीडीए ने रिपोर्ट दी, पुलिस में हमने जब कंप्लेंट की, जब इन्होंने मेरे खिलाफ पूरी सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई और एक झूठे मेरे पे इल्ज़ामात लगाए, तो मैंने पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस ने आके ये सारी मौका देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये ऐसा मामला नहीं है जो पुलिस के उसमें आता है दायरा कार में, आपको FIA में जाके रिपोर्ट करें क्योंकि आप पे सोशल मीडिया पे सारी कैंपेन चल रही है। तो जो रेमेडी अवेलेबल थी वो मेरे हस्बैंड ने कंप्लेंट डाली। मैंने कोई ना अपना, मेरा ना ऑफिस का इतना इन्फ्लुएंस है और ना हमें ये आदत डली हुई है। आप MNA भी अपना असर रुख इस्तेमाल नहीं किया आपने? देखिए मैं असर रसूख अगर इस्तेमाल करना चाहती तो मैं ज़रूर कर सकती थी, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं किया और ना मुझे पता था क्योंकि शौज़ब अली के साइन से ही वो गई है एप्लीकेशन। ना मैंने उस पर साइन किए, ना मेरा कोई लेटर हेड यूज़ हुआ है, ना मैंने किसी को कोई रेफरेंस दिया था, ना मैंने किसी को फ़ोन किया था। लेकिन बहरहाल जब उन्होंने अपना पूरी कार्रवाई की या जो भी किया, उसके बाद उन्होंने जब इनको बुलाया है कि आपने ऐसे क्यों किया, तो इन्होंने जाके अतर मिनल्ला साहब की अदालत में जो है वो उसके ख़िलाफ़ रिट डाल दी। अब उस रिट में उन्होंने यानी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान FIA के अगेंस्ट और रिस्पोंडेंट मुझे बनाया जबकि मैंने FIA में कंप्लेंट नहीं की। अब वो उसके बाद फिर हमने 28 सितंबर को अपनी पुलिस में जो है वो रिपोर्ट जमा कराई थी। वो आके सारा देख के भी गए थे। इन्होंने जब मैंने डिफेमेशन इन पे फाइल की थी नीचे सेशन कोर्ट में, वहाँ पे जब हेयरिंग होती रही और सारी बातचीत चलती रही, जिस दिन हेयरिंग लगी हुई थी उससे एक दिन पहले सेशन कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट को बिल्कुल साइड पे रखते हुए मेरे पे FIR काट दी कि जो ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने हमारे घर घुस के अपने कुक और ड्राइवर के साथ हमें मारा पीटा है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जो लोग इन बातों को सुनते हैं और ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, इनके घर के बाहर भी कैमरे लगे हुए हैं, मेरे घर के बाहर भी कैमरा लगा हुआ है। क्या कोई ऐसी वीडियो इनके पास मौजूद है कि ये दिखा सकेंगे मैं इनके घर गई, ये दिखा सकते हैं कि मेरे ड्राइवर और वो सारे भी गए? अगर वो मोहतरमा को इतनी तकलीफ़ हुई थी या मारा पीटा गया था तो उसका कोई मेडिकल इन्होंने कराया, कोई तस्वीरें खिंचाई, कोई मेडिकल की रिपोर्ट, कुछ भी नहीं हुआ। 14 अक्टूबर को जाके मेरे खिलाफ ये पुलिस में कह रहे थे कि आप FIR कटें और सेशन कोर्ट से ऑर्डर लेके इन्होंने कटाई, जो मैं लेके गई फिर अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट में। इन शॉर्ट बाद में
अतर मिनल्ला साहब ने हमारी तो कोई बात सुनी नहीं, ना उन्होंने हेयरिंग की। मेरे कौंसल को उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि ये बहुत गैर मुनासिब है जी, एक एमएनए हैं और ये पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को ये अलाउ नहीं होना चाहिए, इस तरह करना नहीं चाहिए। जज साहब ने कहा कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं उनके साथ जो मर्जी हो। हाँ जी, वो उन्होंने कहा जी जो भी हो जाए, बगैर सुने उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि जो भी वो शहरी ने मेरे खिलाफ जितनी प्रोपेगेंडा चलाया था वो सारा ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग जाएं और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। मतलब गोया जज साहब के खिलाफ अगर मैं कोई बात करूं तो जज साहब जो दूसरे हैं वो उसको ठीक समझना चाहिए। ये तो अब जज साहब बताएंगे, यही मैंने आज उनसे सवाल पूछा था, जो मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ। जज साहब ने ऑर्डर किया कि जी आप लोग जाके रिकनसाइल करें, यानी उन्होंने मेरा केस सुनने से इनकार एक तरह से कर दिया और वो उस दूसरी साइड के पार्टी बन गए कि जी सीनियर सिटीज़न है। मैं जज साहब पर इल्ज़ाम लगा रही हैं पार्टी बन गए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ढूंढा कि सीनियर सिटीज़न या जूनियर सिटीज़न का कोई कॉन्सेप्ट है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एक पब्लिक ऑफिस होल्डर के साथ अगर कोई ज़्यादती हो जाए या उसके खिलाफ कोई इल्ज़ामात लगाए जाएँ तो उसको मौका ही ना दिया जाए कि वो अपनी बात बयान करे। क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन या कोर्ट्स को ये इजाज़त है कि वो ना सरकारी इदारों की रिपोर्ट्स को सुने और देखे बगैर ख़ुद से अपना कोई व्यू कायम करें और उस बेस पे आप रिमार्क्स देते रहें जब भी आपके कोर्ट में ये केस लगे। सो इन शॉर्ट उन्होंने उसका सपोर्ट की और मुझे ये रिमार्क्स मिलते रहे हैं। मैं उसी बेस पे ये बात कर रही हूँ कि वो दूसरी साइड की पार्टी बन गए। और उसके बाद उन्होंने जब हुक्म दिया, हमने उस हुक्म को ज़हन में रखते हुए 18 फरवरी को जो राज़ीनामा था वो जमा कराया कोर्ट में। मेरे काउंसिल ने जाके मेरे बिहाफ पे बयान दिया, हालांकि मैं नहीं चाहती थी इस किस्म की सुलह क्योंकि मुझे बहुत डैमेज किया गया था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने और मेरे काउंसिल शाह खावर साहब ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि आप छोड़ दें, ये बातें आपको नहीं करनी चाहिए, जेब नहीं देती हैं, आप छोड़ें और इन मामलात में ना उलझेंगे, खाम खाम में आपको उलझा रहे हैं। क्योंकि मुझे टॉक शोज़ में टारगेट किया जा रहा था। नून लीग के, पीपल्स पार्टी की जितनी स्पोक्स पर्सन, अज़मा बुखारी, सहर कामरान, इन्होंने मुझे बाकायदा ये मेरे पे अटैक किए कि तुम तो मोहल्ले में जाके कब्जा करके बैठी हुई हो, तुमने तो प्लाटों पे कब्जे किए हुए और तुम अपने मोहल्ले में जाके लोगों को मारती पीटती हो। अब आप ज़रा अपनी इस वीडियो से दिखा दें कि यहाँ पे कितना कब्जा हुआ है, यहाँ कौन सी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है और कितने रास्ते बंद किए गए हैं। ये ज़रूर आप आवाम को दिखाएं कि मैंने यहाँ पे पब्लिक सर्विस का काम, सफाई कराई है, अपनी जेब से माहौल बेहतर किया और सब कुछ खुला छोड़ा हुआ है। और मैं चाहूँगी कि मेरे जो स्ट्रीट के लोग हैं उनसे भी जाके पूछें कि मेरे कंडक्ट से उनको कितनी दफ़ा तकलीफ़ पहुँची और मैंने कितने लोगों को जाके मारा पीटा है। और मेरे घर में आपने कितने बड़े बड़े गन मैन देखे होंगे, गार्ड्स कोई अगर आपको नज़र आए हों। तो बहरहाल ये सारा इमेज बनाया गया। हमने 18 तारीख को वो राज़ीनामा जमा करा के इनकी अदालत में बयान दे दिया और उसके बाद इनसे दरख्वास्त की कि क्योंकि हमने सारे केसेस वापस ले लिए हैं, हमने अपनी एप्लीकेशंस वापस ले लिए हैं, तो अब इस केस को खारिज कर दें। आज की डेट तक वो केस में मेरा नाम के साथ टाइटल पे चल रही है कमल शोज़ब वर्सेस जस्टिस ऑफ पीस। क्यों, मैं सवाल पूछती हूँ। दूसरी बात ये है कि सारी जितनी रिपोर्ट्स थी उसको क्यों कंसिडर नहीं किया गया। जब हमने सब कुछ राज़ीनामा जमा करा दिया तो आज तक ये मोहतरम जो हमारे पीछे रहते हैं रहमान साहब, ये उस अदालत में जाके क्यों खड़े होते हैं, किस मॉरल ग्राउंड्स पे ये खड़े होते हैं। 24 फरवरी को ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए जिसमें उन्होंने मुझे मेंशन किया कि जी एक एमएनए ने एनवायरनमेंट के मसले में एफआईए को एंगेज किया। मैं उनकी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए जो उनके पास मौजूद है, मैंने बिल्कुल एनवायरनमेंट के मसले में एफआईए को एंगेज नहीं किया था। जब मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, जब ये कहा गया कि इमरान खान साहब ने ऐसे लोगों को जो है वो एमएनए बना दिया है और जी वो सुनामी के ना जो थे बड़े दावेदार वो दरख्त कटाते फिरे हैं और लोगों को मारपीट कर रहे हैं, गाली गलोच कर रहे हैं और वो फ़िरौन हो गए हैं और पता नहीं क्या क्या हो गए हैं। और वो कैंपेन यहाँ तक नहीं, वो अमेरिका भी पहुँची, वो जापान पहुँची, वो ऑस्ट्रेलिया पहुँची, क्योंकि मुझे वहाँ से फ़ोन आए, वहाँ से लोगों ने मुझसे सवाल पूछे। उर्दू पॉइंट ने वो चलाई, बहुत सारे फेसबुक अकाउंट्स ने वो चलाई, बड़े बड़े जो फेसबुक के अकाउंट्स हैं, आज भी आप गूगल करें मेरी तस्वीरों के साथ पूरी रिपोर्टें न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई। उसके अगेंस्ट जाकर जो रेमेडी उस वक्त कानून, जो पीका कानून मेरा बनाया हुआ नहीं है, 2016 का है, जो एफआईए की एम्बेट में आता था, उसके मुताबिक। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, मेरी प्राइवेसी ब्रीच की गई, मेरा पूरा एग्जैक्ट एड्रेस जो है साथ चलाया गया, मेरे घर की गूगल से तस्वीरें लेके ट्विटर पे चलाई गई, मेरे पे ट्विटर पे ट्रेंड चलाए गए। तो और मेरी क्रेडिबिलिटी को डैमेज किया गया। मैं मीडिया में भी जाती हूँ, रिप्रेजेंट करती हूँ और वहाँ आगे से आर्गूमेंट नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये बताया जा रहा है कि जी आप तो कब्ज़ा माफिया बन गई हैं। सो उसके अगेंस्ट मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि हमारी फैमिली एक्सप्लॉइट हो रही थी, मेरे बच्चे ऑन स्टेक हो गए थे, मैं घर में नहीं होती, किसी को मेरे से कोई तकलीफ़ है, मेरे घर में बच्चे अकेले हैं तो वो आके उन पर अटैक कर दें। मेरे घर में कोई गन मैन नहीं है, ना मैंने बड़े बड़े बंदूकों वाले यहाँ बैठाए हुए हैं। सो उसके उसमें उन्होंने ये दिया था। अब हम जब सब कुछ वापस ले चुके हैं
तो फेडरेशन से अगर आपने लड़ाई लड़नी है या पीका के अगेंस्ट आपको जो भी इश्यूज़ हैं, उसके लिए मेरा नाम किस खुशी में इस्तेमाल हो रहा है। मैं यहीं पर आ रहा हूँ कि आज पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ समाअत थी ना जज साहब की अदालत में, वहाँ पर आपका पेश होना और फिर आपका जज साहब से सारी बातें करना, ये क्या लिंक है? देखिए जी, इन्होंने 24 को जो मेरे खिलाफ रिमार्क्स दिए, उसके फ़ौरन बाद एक बहुत ही घटिया, मैं कहूँगी गलीज़ किस्म का, इनका पालतू नून लीगियों का सो कॉल्ड सहाफ़ी है जिसका नाम है रिजवान रज़ी दादा, और उसने पूरा मेरे खिलाफ वीलॉग किया, रेफरेंस दिया मतीउल्लाह जान का कि जी उन्होंने इस शहरी से जाके पूछा कि आपके साथ क्या हरासमेंट हुई है। तो मैंने आज मतीउल्लाह जान से भी पूछा है कि जनाब आपने उनसे तो जाके सारे सवाल जवाब किए, तो जो मैंने रिकॉर्ड जमा कराया हुआ है ऑनरेबल कोर्ट में, तो उसको आपने क्यों नहीं देखा? आप क्यों नहीं लोकेशन पे आए और आपने मेरे से आके क्यों नहीं पूछा? आपको मैं इजी टारगेट मिली हुई हूँ कि जी हुकूमती एमएनए है तो जो दिल में आएगा आप मेरे खिलाफ बोलेंगे, जब दिल करेगा आप मेरे खिलाफ कैंपेन चलाएंगे। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जब सारी रिकन्सिलिएशन हो गई, जब दोनों पार्टियों ने हर चीज़ वापस ले ली, वो किस बुनियाद पे, किस इख्तियारात के तहत मेरा केस वहाँ रख के और पीका की लड़ाई लड़ रही हैं? तो इसका मतलब है कि वो अगर उनको पीका से इशू है तो वो इंडिपेंडेंटली कोई और रेमेडी देखें। मेरे केस को फंसाने का जो एक प्राइवेट मैटर था, उससे मेरी हुकूमत को, मेरी पार्टी को, जी पार्टी की एमएनए फलाना, पार्टी का क्या काम था इस सारे मामले में? मैंने कोई पीटीआई के फोरम से तो ये घर नहीं खरीदा, ना ये पीटीआई का ऑफिस था जहाँ लड़ाई हो रही थी, या यहाँ पर जो भी हुआ था। तो जब सारे मामलात, और इवन अगर मैं कसूरवार भी थी, एक लम्हे के लिए आप सोच लें, जब केस सारे ख़त्म हो गए, जब हमने दरखास्तें वापस ले ली, तो फिर आज तक मेरे खिलाफ रिमार्क्स देते हैं, फिर मेरे पे वीलॉग किए जाते हैं, किसी में मेरे खामिंद को फ्रॉड कहा जाता है, ये बताया जाता है कि जी मेरे खामिंद ने मुझे बनी गाला में पेश किया, मेरी सर्विसेज पेश की गई जिसकी वजह से मैं एमएनए बनी हूँ। ये बातें सुनने के लिए मैं बैठी हुई हूँ। मेरे जवान बच्चे हैं, एक ए लेवल्स में, एक यूनिवर्सिटी में है, ये सारी बातें वो बर्दाश्त करेंगे? हम किस मुआशरे में रहते हैं? मैं एक, मेरा ससुराल भी है, मेरे दादका ख़ानदान भी है, नानके ख़ानदान कंजर्वेटिव फैमिली है, मैं अकेली खातून हूँ जो अपने पूरे ख़ानदान से जो है, मेरी बहनों के आगे ससुराल है। मैं मतलब आप मुझे क्या समझना है, मैं क्या खुदकुशी कर लूँ? इस ये ऑनर किलिंग किस लिए होती है? गैरत के नाम पे क्या करूँ? खुदकुशी कर लूँ या उस बंदे को जाके मार दूँ? और जज साहब जो है वो ऐसे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच पे फुल प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मेरा जाने का मकसद ये था, आपको पीका से जो भी लेना देना है, आपको हुकूमत से जो भी आपने स्कोर सेटल करने, आप 100 दफ़ा करें, लेकिन मेरा नाम इस्तेमाल आप नहीं कर सकते इस वजह से कि मैं ट्रेजरी बेंचेस से और एक एमएनए हूँ। मैं एमएनए हूँ लेकिन मैं पहले पाकिस्तान की सिटीज़न हूँ, और मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नज़र नहीं आया कि किसी एमएनए के बेसिक राइट्स आप ख़त्म कर सकते हैं, या अगर उसके साथ कोई अच्छी बुरी हो जाए तो आप कहेंगे कि नहीं क्योंकि ये एक एमएनए है तो इसको कोई हकूक़ हासिल नहीं है और ये कोर्ट में नहीं आ सकती, अपनी फरियाद नहीं कर सकती हैं। हमें कोई कत्ल कर दे तो क्या कहेंगे, एमएनए था, कोई बात नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत हेट्रेड की वजह से उन्होंने कत्ल कर दिया। बड़ा दिल होना चाहिए जी पब्लिक ऑफिस होल्डर का। तो पब्लिक ऑफिस होल्डर की क्या फैमिली नहीं होती? पब्लिक ऑफिस होल्डर किसी क्या ख़ानदानों से बिलोंग नहीं करते? और क्या हमारी इज़्ज़तों पे आप हमारे साथ पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट करें? मैं मीडिया में बैठती हूँ, मैंने हमेशा पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट का जवाब, पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट का काउंटर जवाब पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट से दिया है। मैंने किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की, मैंने किसी की बिलो द बेल्ट जाके उनको इस किस्म की बातें नहीं सुनाई हैं। तो ये किस तरह अदालत जो है वो मेरे नाम को या मेरे केस को बेस बना के और उसमें बाकी केसेस को क्लब करके, और आज 1.5 साल से मेरा केस रोक के बैठे हुए हैं और उसको खारिज करने को तैयार ही नहीं है। तो मैं इस वजह से गई थी कि क्योंकि चीफ जस्टिस साहब की वजह से, उनके रिमार्क्स की वजह से मेरी बदनामी हो रही है, तो मैं किस जगह जाऊँ, कहाँ जाके अपील करूँ, किससे जाके मदद मांगूँ? अगर अदालतों से ही हमारे साथ ये एक्सप्लॉयटेशन और एक हमें एहसास होना शुरू हो जाए कि वहाँ से न्यूट्रल बात नहीं हो रही है बल्कि कोई बाइसेस चल रहे हैं या उनका अपना कोई जहन बना हुआ है तो उसके मुताबिक उन्होंने सब कुछ चलाना है, तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि हमारे पास कौन सी ऑप्शंस बच जाती हैं। जो वीडियोस का आपने यहाँ पर जिक्र किया, जो वीडियोस आपके कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है, इस पर जो खातून रुकन असम्बली हैं, जो दीगर जमातों से हैं और जो हमारी खातून सहाफ़ी हैं, उनका क्या किरदार है और उनको किस तरह से आपकी सपोर्ट करनी चाहिए थी जो नहीं की गई? देखिए जी, जब भी मैं ये बात करती हूँ मुझे आगे से सुनाया जाता है जी वो पीटीआई वाले ट्रोलिंग करते हैं, वो जी नून लीग वाले भी ट्रोलिंग करते हैं। और आज यही बात अनफॉर्चुनेटली चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दी कि तमाम पार्टी के जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, ये ट्रोलिंग करते हैं। भाई पार्टियों के वर्कर्स जाने और पार्टियां जाने, मेरा तो प्राइवेट मैटर था ना, मेरा पर्सनल मैटर था। मैं अपनी ज़ात की हद तक मैं सबकी ज़िम्मेदार तो नहीं हूँ। मैं पीटीआई के हर वर्कर की और उसके किरदार की या उसकी बात करने की या सोशल मीडिया पे उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की ज़िम्मेदार तो नहीं हूँ। मैं तो एज ए शहरी, एक एज इंडिविजुअल, एक जो नेचुरल पर्सन के तौर पे आपके सामने पेश हुई हूँ।
अपना पूरा मैटर आपके सामने रखा, आपने सुनना ही पसंद नहीं किया और आप मुझसे पूरी पीटीआई की हुकूमत की और पूरी पीटीआई के वर्करों का जो है वो सवाल जवाब करें और हिसाब मांग रहे हैं और जो मेरा केस है उसके मुताबिक आप बाकियों के साथ मेरा स्कोर सेटल कर रही हैं। तो ये बात मुझे समझ से मेरे लिए बालातर थी। जब एक इंडिविजुअल का केस आएगा किसी भी अदालत में आएगा तो मैं ये समझती हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई एमएनए आ रहा है या कोई वज़ीर आज़म आ रहा है या लीडर ऑफ अपोजिशन आ रहा है। ये सारे जो हमारे डेजिग्नेशंस या जो हमारी पोजीशंस होती हैं ये कोर्ट से बाहर तक होती हैं। कोर्ट में एक साइल आता है, एक मुद्दई आता है, आपने इसलिए कहते हैं कानून अंधा होता है। तो अगर कानून ने इतनी ज़बरदस्त मैग्नीफाइड एनके लगा ली है कि उनको एमएनए भी नज़र आ जाते हैं, ट्रेजरी बेंचेस भी नज़र आ जाते हैं, उनको पार्टियों की एसोसिएशन भी पता लग जाती है, तो फिर हम किधर जाके इंसाफ ढूंढें? फिर क्या हम अपनी मर्ज़ी की अदालतें बनाएं और वहाँ जाके इंसाफ मांगा करें? तो मुझे इस वजह से मेरे पे ये सारा मसला इसलिए आ रहा है क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का पूरा इंटरेस्ट है, क्योंकि उन्होंने पीका के ख़िलाफ़ अपना एक दिमाग बना लिया हुआ है माजरत के साथ, और वो मेरे नाम से अगर वो उसको इस्तेमाल करना चाह रही हैं तो मैंने आज ऐलान जंग इसलिए किया है क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा था। मैंने उनकी हर जो इंस्ट्रक्शन थी उस पर सबमिट किया, जो कि अदालत मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकती थी कि मैं जाके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करूं, मगर मैंने की। अदालत ने आपको कहा कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें? जी, चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, उनकी फरमाइश पे हमने ये किया और मैंने भी इसलिए किया क्योंकि मुझे सारे कह रहे थे कि आपको ये फजूल का बेतुका सा एक बनाया हुआ। मतलब हम अदालत इंसाफ के लिए जाते हैं, हमें जज ये तो नहीं कह सकते कि आप सेटलमेंट कर लें। देखिए जी, उन्होंने कहा, मैंने मान लिया। उनका ख्याल था कि नहीं होना चाहिए, अनप्लेजेंट है तो बस ख़त्म कर दें। मुझे शाह खबर साहब ने भी कन्विंस किया कि छोड़ें इस तरह की बातें। आप कितना नुकसान हो रहा है आपको इस चीज़ का? उसके बाद ये हुआ है कि मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, मेरे हस्बैंड पे इल्ज़ाम लगाए गए कि पता नहीं कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से पैसे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब आपने लाइसेंस दे दिया है कि मेरे जो घर से या मेरे से रिलेटेड जो भी बात है उस पर जो दिल में आए आप कहते रहें बगैर तहकीक के। तो मैं तो सवाल पूछूंगी और मैं दोबारा भी जाऊंगी और मैं बिल्कुल पूछूंगी। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच बाकी सबके लिए तो मेरे लिए बतौर पाकिस्तानी सबसे पहले है। और मेरे पे अगर किसी ने कंटेम्प्ट लगानी है 100 दफ़ा लगाएं, लेकिन मैं अपने हक़ के लिए, मैं अब 1.5 साल से मैंने ये टॉर्चर बहुत बर्दाश्त कर लिया है। 1.5 साल तक मेरे ऊपर पूरी कैंपेन्स और सिस्टमेटिक कैंपेन्स चलवाई गई हैं। मतीउल्लाह जान हो या रिजवान हो, इनको कोई हक़ नहीं पहुँचता है कि ये बग़ैर मुबालगा आराइयाँ कर कर के और ये अपने जो पॉलिटिकल इनकी हेट्रेड है हुकूमत के ख़िलाफ़, ये मेरे साथ उसकी अपने स्कोर सेटलिंग करें। और फिर बाद में मुझे एक आ जाए कि जी पीटीआई वाले जो हैं वो ट्रेंड्स चलाते हैं और फलाने वाले चलाते हैं। भाई चलाते होंगे, लेकिन मैं अपनी की ज़िम्मेदार हूँ। अगर मैंने चलाया या उसमें पार्टिसिपेट किया तो आप बताएं मुझे। लेकिन अगर आप मुझे टारगेट करेंगे तो मैं तो ज़रूर जाऊँगी, और जो कानून इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है उसको इन्वोक करना और उसके मुताबिक इंसाफ लेना मेरा हक है। मुझे क्या ये कोई नहीं कह सकता कि आप एक एमएनए है तो आप अपना मुंह आगे कर दें और हम मुक्के मारेंगे, और आप क्योंकि एमएनए है और ट्रेजरी बेंचेस से तो आपको जवाब देने की भी इजाज़त नहीं है। मैं अपना हक बिल्कुल मांगूंगी और हर जगह बावाज़े बुलंद मांगूंगी जब तक मुझे मेरा ये इस केस का आप ये डिसाइड करेंगे और इस चीज़ के सारे हकाइक सामने लेकर आएँ। सारी रिपोर्टें मौजूद हैं, खोल के देखें, सीडीए की रिपोर्ट देखें। अगर आपको इदारों पे भी यकीन नहीं है तो फिर आप खुद आके इंक्वायरी कर लेते, फिर आके रियलिटी देखें। आप देख लें, आपके सामने कैमरा है। मैं यहाँ दावत देती हूँ जिसने आने आए, सारे मीडिया को कहती हूँ आए, आके देखें कि यहाँ पे क्या हालात हैं, कौन सी यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, कौन से यहाँ पे सारी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। और आप मेरे जो स्ट्रीट के जितने लोग हैं मेरे साथ, वो बहन भाइयों की तरह रहते हैं। मैं घर में नहीं होती, 10 दफ़ा वो मेरे बच्चों का ख्याल करते हैं। उनको बुलाएं और पूछें कि वो यहाँ बैठते हैं, नहीं आके बैठते हैं यहाँ पर, सारे सबके बच्चे खेलते हैं या नहीं खेलते, और दिखा दें आप सारी आवाम को अगर यहाँ पे मैंने कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाई है। ये सारों ने मिल के बनवाई है जगह, वो सामने के 2 घरों ने भी मिल के बनाई है, और एक साफ़ सुथरा ओपन माहौल है। देख लें कोई रास्ता बंद किया हुआ है तो मैं यहाँ हाजिर हूँ। हमारी उम्मीद है और दुआ है कि आपको इंसाफ मिले। और नाज़रीन, आखिर में इन्होंने ओपन चैलेंज दिया है मीडिया को, तो अब हकायक सामने लाना मीडिया का काम है। गलाजत बकना या फिर झूठ पर बात करना मीडिया का काम नहीं है। मीडिया जो बदनाम हो रहा है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ गलाजत बकना है। हम सब सही होंगे तभी मीडिया का जो नाम है वापस आएगा। देखते रहिए SASA.PK। अल्लाह हाफ़िज़।